थ्योरिस्ट देख रहे थे टेलर, राइट, और इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बात हम लोगों ने किया। अब इनके योगदान को देख लें, है ना। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने कुछ सिद्धांत व्यक्त किए। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, ये देखें, ठीक है, किन आधारों पर इन्होंने चीज दिया, ठीक। तो जमाना हमेशा ध्यान रहे, इस जमाने में थे, ठीक, राइट, और जॉब कर रहे थे अपना ये बेथलहम स्टील लिमिटेड में, मिडवेल स्टील लिमिटेड कंपनी में, यानी कुछ औद्योगिक इकाइयों में नौकरी चल रहा है, ठीक। और वहाँ पे जो समस्याएं थीं उसी के अनुरूप लोग देंगे, उसी को दूर करने के लिए सिद्धांत बताएंगे। समस्या क्या थी पहले इसको समझ लें, ठीक है। समस्या ये थी कि ये यूएस का जो बसाव की प्रक्रिया हुई, ठीक है, तो सबसे पहले ये दक्षिणी ये जो राज्य हैं इधर लोग ज़्यादा बसे जाके, है ना, माइग्रेंट्स जो आए प्रवासी, वो नीचे बसे जाके, और ये सभी क्या हो गए, सामंतवाद। ये सभी जमींदार थे, दे आर लैंडलॉर्ड्स, और इनके लैंड कहाँ होते थे, तो ये बीच में, इधर भी थे, ये एरिया ये कैप्चर किए हुए थे ऑलमोस्ट। और बाद में जो लोग आए वो नॉर्दर्न जोन में जाके बसे। इधर डेजर्ट वेजर्ट है, सियरा नेवेदा, बसने का जगह नहीं है। यहाँ मैक्सिको से माइग्रेंट्स हैं, फ्लोरिडा, ठीक है। तो इस तरीके से बसाव की प्रक्रिया है। कृषकीय काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और इस पर कंट्रोल इनका है। ये जो आए ये सब क्या है, कृषकीय मजदूर, ज़्यादातर ये बने, मजदूरी करते थे और ये यहाँ पे थे। और जैसे आपको पढ़ना नहीं, आपके इंसाइट के लिए बता रहा हूँ मैं, समझ के लिए, पॉलिटिकल साइंस में लोग ये सब पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये तीन क्रम है आगे बढ़ने का। तो थेसिस इज व्हाट, सामंतवाद इज ए थेसिस। जब भी उत्पादन में कुछ चीज ठीक होगी पहले से, तो पहले से अच्छी जिंदगी होगी, उसके बदले में एंटीथेसिस होगा। सामंतवाद जो है ना, एक तरह का क्या है, ये थेसिस है, एक तरह का वाद है। सामंतवाद में क्या होता है, श्रम कैसे किया जाता है, श्रम हाथ से होगा। तो क्या आएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, सामंतवाद। लेकिन जब ये श्रम तकनीक से होने लगे, टेक्नोलॉजी आ जाए, तो ये क्या होगा, ये बदलेगा। तो ये सभी जो इधर के थे ना सामंतवादी, ये जमींदार, जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ा, है ना, पहिए का, मोटर का, बिजली का जब आविष्कार हो गया, तो ऐसी संभावनाएं हो गई कि अब वो उद्योग लगा सकें, ठीक है। तो जैसे ही तकनीक आएगी इन क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में खास करके, इधर अमेरिका के ईस्टर्न जोन में उद्योग लगाए जाने लगे, औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ गई। और जैसे ही तकनीक पे काम करोगे तो क्या होगा, पूंजीवाद का उदय हो जाता है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि सामंतवाद से अच्छा होता है पूंजीवाद, ये भी अच्छा नहीं है कार्ल मार्क्स के नज़र से। ये क्या है अपने आप में, पूंजीवाद एक तरह से एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस। और सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, समाजवाद आ जाएगा, फिर ये लूटेगा श्रमिकों को, फिर श्रमिक से निर्देशित क्रांति होगी और वो आ जाएगा। उसका अपना एक क्रम है कहने का। खैर वो आपका रोड नहीं है, राजनीति विज्ञान के लोग को चलने दीजिए। थोड़ा सा आप नज़दीकी बना लेते हैं तो आपका समझ अच्छा हो जाता है, ठीक है, इसी के लिए आपको बताया। तो ये इस जोन से लोग यहाँ पे क्या किए, उद्योग लगाए। पैसे कहाँ से आए होंगे, ये जो लैंड्स यहाँ पे थे इनको सेलिंग पे डाला इन्होंने, ठीक है, बेचना शुरू किया, और बेच करके उस पैसे को इस एरिया में लगाया, ठीक है। न्यूयॉर्क, नेवार्क, है ना, मैनहट्टन, ये सब जो जगह है, शिकागो, उधर उद्योग लगाना शुरू किया। टाइम अगर ये है तो कंप्यूटर उद्योग तो लगेगा नहीं, टेलीकॉम का तो कुछ होगा नहीं, तो यही लोहा, कोयला, बिजली का होगा। तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी मिलेगी, लोहा, कोयले, इस्पात, इसी तरह का, या बेस प्रोडक्ट, या फिर कॉटन इंडस्ट्री होगी, कपड़े का उद्योग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ।
अब जब उद्योग यहाँ पे हुआ तो ये जो ऊपर से लोग यहाँ बसे थे, काम कहाँ करते थे? खेतों में ज़्यादातर यहाँ। और यहाँ पे ब्लैक्स भी बहुत थे जिनको लोग मॉब लिंचिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो कृषकीय मजदूरों को लगा कि अब तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब उद्योग हो गया भाई, अब अच्छा पैसा मिलेगा। और जो अमेरिकन होते हैं ना, और वो भी माइग्रेंट्स, वो तो अलग मूड के हैं। उस मूड में क्या बात है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और बाइबल की एक कहानी से प्रभावित हैं। बाइबल में एक कथा है, काल्पनिक कथा। वो ये है कि दो लोग होते थे, अब्राहम और एडम्स, दो सांकेतिक लोग स्वर्ग में। तो एडम्स ने कुछ गलती की, ऐसी चारित्रिक गलती, ईश्वर ने भगा दिया उनको पृथ्वी पर, और वो धरती पर आके खाने पीने में ही रह गए। जबकि अब्राहम ने ऐसी कोई गलती नहीं की, तो उनको रखा गया। उन्होंने मानवता के लिए बड़ा बड़ा काम किया। तो ये संदेश देता है कि कुछ बड़ा करो, कुछ खास करो, ऐसी जिंदगी मत गुजारो, खाने पीने में मत गुजारो। तो अब क्या है, उद्योग यहाँ मिल गया, तो ये खेत में काम करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से माइग्रेशन इधर हुआ। 1850 के बाद खूब माइग्रेशन हुआ है। अगर आप कभी थोड़ा और आगे उम्र आपका हो जाए, अभी उम्र नहीं है ये सब पढ़ने का, तो कुछ लिटरेचर पढ़िएगा, साहित्य। वो 1850 1860 की किताबें अगर अमेरिकन हिस्ट्री की पढ़ेंगे आप, या किसी फिक्शन नॉन फिक्शन कोई नोवेल पढ़ेंगे, कोई कहानी ऐसी पढ़ेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा कि वहाँ पे बहुत फोर्सफुल माइग्रेशन खेतों से उद्योगों की तरफ हो रहा है, ठीक है। उद्योग लोग गए कि अब जीवन अच्छा हो जाए। सभी अब्राहम बनना चाहता है, सभी बड़ा करना चाहता है, तो इस तरीके से यहाँ आया। तो होगा क्या, इंडस्ट्री में भीड़ हो गया, खूब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा भीड़ हो गया। लेकिन मालिक कौन है, चलाने वाला कौन है? तो सामंतवादी है, देहाती है, प्रोफेशनल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप आज पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, कैसे संगठन चलाएं, वो पढ़ के नहीं आया, खोल दिया, बस जज्बे से खोल दिया। जज्बे से लूट करके लैंड जमा किया था, और उसी जज्बे के आधार पे उसने शुरू कर दिया। यानी एजुकेशन नहीं था ऐसे लोगों में जो दक्षिणी राज्यों के थे। ये एक तो सेना में नौकरी करते थे, थोड़े से अशिक्षित थे, खूब पैशनेट थे, भावना वाले थे, व्यावसायिक नहीं थे। होना क्या चाहिए था, इंडस्ट्रियल यूनिट को चलाने के लिए प्रोफेशनल समझ हो, कोई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़ा हो, ऐसी कोई संभावनाएं यहाँ पे थी नहीं। तो नहीं थी, और ऐसे दौर में ये पता ही नहीं है, क्या क्या पता नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो समस्या क्या क्या होगी, उत्पादन कितना होगा, ठीक है, कैसे होगा जी, कितने समय लगेंगे इसमें, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि बैकग्राउंड ये है, ये हमेशा ध्यान रखिए। सेना के लोग क्या, अरे हो जाएगा, चलो थोड़ा सा मस्त होते हैं, पैशनेट, भिड़ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। सेना आज बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्लान्ड है, बहुत ही स्ट्रैटेजी बनाती है, बहुत सोच के काम करती है। बट एक यूजुअली स्पिरिट जो है थोड़ा दबंगई का है। दबंग लोग थे कि चलो हो जाएगा, हम देख लेंगे, कोई प्लान नहीं करता था। तो अगर हम ये सिद्धांत की बैकग्राउंड को खोजें कि किस पृष्ठभूमि में ऐसे सिद्धांतों का सृजन हुआ है, तो वो सृजन ये है कि इसमें देयर इज ए लैक ऑफ प्लानिंग, नियोजन की समस्या ये थी। एक ये बात समझ आई। दूसरी समस्या ये थी कि भाई मजदूरों को पैसा अधिक मिले, वेतन और सेवा की शर्तें अच्छे हों, इसी के लिए लोग माइग्रेट हुए थे, यहाँ से यहाँ आए थे। तो वो कब होगा, जब उत्पादन बढ़ेगा, सामान बिकेगा, मालिक के पास पैसा होगा, तब ना पैसा देगा। मालिक के पास ही पैसा नहीं है तो किस बात का देगा पैसा वो, ठीक है। चुनौती ये थी। तो हो नहीं रहा था, उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, उत्पादन की कमी थी। कमी का मूल कारण क्या है, चलाने वाले को पता ही नहीं है कि कैसे होगा काम, कैसे होगा, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, मैनेजमेंट नहीं जानता है, और उस समय पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता था मैनेजमेंट का। अब इसी दरमियान एक व्यक्ति, इंजीनियर जिसका नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ता है, और ऐसे ही किसी कंपनी में जिसमें इतनी अराजकता और कियोस रही होगी उसमें वो गया,
अपने अनुभव के आधार पे उसके अनुभव, उसी के अनुभव लिख रहे हैं और इसी के आधार पे वो सिद्धांत बता रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देने लायक है। तीसरी बात ये कि जो कंपनी थी, औद्योगिकरण हुआ उसके बाद ये लोग जो थे ये बड़ा दबंगई करके डांटते रहते थे, उत्पीड़क थे, ये उत्पीड़क थे, कोअर्सिव थे, आदत था उत्पीड़न का। जैसे खेत में ब्लैक्स को मारपीट के काम, दास प्रथा, स्लेव सिस्टम, पशु के जैसा काम कराए थे। तो सोचे थे उद्योग में भी आया, मारो पीटो इनको, बस ठीक हो जाएगा। ठीक है, डांटते रहो। तो सुपरवाइजर कैसा होगा? अथॉरिटेटिव इन नेचर, डायरेक्टिव इन नेचर, कोअर्सिव इन नेचर। वो डेमोक्रेटिक नहीं था, पार्टिसिपेटिव नहीं था, कम्युनिकेटर नहीं था, इस तरह का नहीं था, अधीनस्थों की समस्या को समझने वाला नहीं था। तो क्या था? कर्तव्य और उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता था और श्रमिकों पर दबाव बहुत डाला जाता था, है ना? श्रमिकों पर दबाव, ठीक है, कर्तव्य उत्तरदायित्व का बंटवारा न होना, एक ये समस्या थी। ठीक है, और ये समस्या थी कि कौन किस काम को करेगा, इसे भी कोई तय नहीं करता था। जैसे हर काम हर कोई नहीं कर सकता अच्छे से, इसका एक अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट होना चाहिए कि कौन सा काम कौन करेगा। यानी मैनेजमेंट में अगर हम एकीकरण नहीं करते हैं वर्क एंड इनकम्बेंट के बीच में, इनकम्बेंट मतलब उस काम पे पदस्थापित व्यक्ति, देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंस, इनकम्बेंट बिटवीन वर्क, टास्क, पोजीशन एंड इनकम्बेंट। अगर ये नहीं है, इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आप भावुकता है, भावना में काम करते, अब देखिए यहाँ पे है, ये दबंग लोग हैं, सेना में हैं, अरे होता है, मस्त हैं, पैसे वाले हैं, काम कर नहीं रहे हैं खुद, तो क्या करें? जो बटरिंग किया, जो आगे पीछे किया, उसी को काम में लगा दिया। जो बटरिंग नहीं किया, टैलेंटेड है, उसको काम पे नहीं लगाया। अब आप आज के समय में सोचिए, आप जिलाधिकारी बन जाएं, कोई एसडीएम आपका खूब आगे पीछे करे और मूर्ख हो एकदम, नौकरी लग जाने से, एसडीएम बन जाने से कोई तेज हो जाएगा? एक पर एक पढ़े लिखे मूर्ख मिलेंगे आपको, डुबा देंगे। नहीं ध्यान दोगे ना, सस्पेंड होने में 1 मिनट नहीं लगेगा, नौकरी चला जाएगा और जिंदगी भर अफसोस होगा कि इस लायक के आगे ना वाले को हमने क्यों ये काम दिया था, थोड़ी सी भावना में गलती हो गई। ठीक है, आगे पीछे करता रहेगा, सर आप ऐसे हैं वैसे हैं, सर जी सर, हाँ सर, ना सर, 160 डिग्री 180 डिग्री कूद जाएगा छत से, जो बोलिएगा उसके लिए, है ना? इतना प्रणाम करेगा आपको, इतना आगे समझ जाइए कि इसको तो गोली मारना है, फायरिंग लाइन पर रखिए, एकदम साइड, तुरंत। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे ऐसा होगा, हमें यहाँ फील होता है, तुरंत साइड। हमारे साथ क्या है कि होता ही नहीं है ये सब, हमें रिजल्ट से मतलब होता है, इससे मतलब होता नहीं। तो यहाँ माहौल ही कुछ ऐसा होता है। अभी तुम लोग आते भी हो तो यहाँ की हवाएं ही अलग है, जैसे ही सीढ़ी चढ़ोगे अलग हवा बहनी शुरू हो जाएगी। यहाँ के अलग टेम्परेचर है, अलग ऑक्सीजन है, समझ गए? वो हो ही नहीं पाता है। तो ये हर जगह होता है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है, मजा आता है, अच्छा है ना, कितना मजा आ रहा है, चलो ठीक है, अब इसी में कुछ समय खा जाएगा, है गड़बड़। अच्छा, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, समझिए टैलेंट है, उसको पकड़िए, उसके पीठ पे हाथ रखिए, उससे रिलेशन इस्टेब्लिश करिए। ठीक है, कुछ है उसमें तभी थोड़ा, है ना, सुंदर लुगाली के ज्यादा आते हैं रिश्ते, समझ गए? दूध देने वाली गाय लताड़ मारती है, बहुत सी बातें देहाती है ये मैनेजमेंट, कोई नया काम नहीं करना है। इमोशनल डिफरेंशिएशन इससे ही तय किया जाता है, कुछ रहेगा तभी तो कुछ करेगा ना जी, बात समझो। तो उसको नजदीक लाओ, उसको देखो कि क्रिटिकल है लेकिन टैलेंटेड है, उसको काम दो, उसको आगे करो, प्रायोरिटी दो। नाम किसका होगा? लीडर का होगा, जो बॉस है उसी का नाम होगा। लेकिन ये समझबूझ नहीं रहता है लोगों में, लोग छोटी छोटी चीज़ों में मूर्खता करते हैं कि आया तो प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुआ, इसका इतना हिम्मत हो गया, ये ऐसा नहीं किया तो वो वैसा नहीं किया, और जेल में बंद हो जाते हैं।
हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स, एक आध एसडीएम भी जेल में है छोटी छोटी गलतियों से, है ना। और साइन जहाँ करते हो ये सब देख समझ के, क्योंकि पॉलिटिशियन को कुछ नहीं होता है, इधर ही से सब होने वाला है। आसान नौकरी नहीं है। तुम लोग को लगता होगा रोज डराते हैं सर, जाओगे तो पता चल जाएगा, फिर हमें फोन करके बताना, ठीक है। और जहाँ हल्के में बहुत हुए, मतलब देखो उसमें जाके अच्छा करने में ना बहुत सिंसियरिटी का जरूरत है। मेरा कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि पब्लिक लाइफ का जॉब है ना। सरकार में एक चवन्नी का 5 रुपये का होगा, हो जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस शब्द इतना बड़ा है अपने आप में कि बाद में पता चला कि 5 रुपये का था। एक ऐसे ही गलती से कुछ लिखा गया था, वो बाद में ठीक भी हो गया, उसका जुर्माना भी दे दिया, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस वो बड़ा मामला बन जाता है, समझ गए। तो ऐसी चीजें काफी सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक समस्या रही कि लोग एजुकेशन ना होने से, प्रोफेशनल ना होने से कंपनीज को बहुत चला नहीं पाए, एम्प्लॉयज को डांटते रहे, भावना में काम किए, तो तालमेल नहीं किया। यहाँ पे एक और क्या है, कार्य और कर्ता के बीच तालमेल का न होना, ऐसी समस्या है। और एक और ले लेते हैं कि योग्यता प्रणाली नहीं थी, योग्यता प्रणाली का न होना, मतलब जो भर्ती हो रही है कंपनी में योग्यता पे नहीं हो रही है। किस पे हो रही है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे मूड के होंगे, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, एटीट्यूड कैसा होगा, इस तरह का होगा, संबंधी नजदीकी, हाँ ठीक है, शागिर्द है, ऐसा है, फ्यूडल माइंडसेट जो होता है। अब ऐसा कंपनी चलाने वाला है, तो ये था। इसी बैकग्राउंड में एक व्यक्ति ने अनुभव किया, तो सिद्धांत क्या देगा वो, उसके 4 सिद्धांत क्या होंगे, इसी बैकग्राउंड के आधार पे ये 4 सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया। लिखिए जरा, टेलर के 4 सिद्धांत। कार्य का विज्ञान विकसित करना, कार्य का विज्ञान विकसित करना, डेवलप ए साइंस ऑफ वर्क, कार्य का विज्ञान विकसित करना। ये जो कहानी अगर आप सुने हैं ठीक से ना, ये माइंड में रहेगा ना, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये है पबैड की, है अपने आप, चाहे तो बैकग्राउंड याद आ जाएगा, तो 4 सिद्धांत याद आ जाएगा, 4 सिद्धांत याद आ जाएगा, और पूछेगा कि क्यों, कैसे, किन परिस्थितियों में हुआ, तो परिस्थिति उल्टा करके अपने आप कर लोगे। अब देखो जी, समझते भी चलो, कार्य का विज्ञान विकसित कैसे होगा, या इसका मतलब क्या है। कार्य को हाइड्रोजन नाइट्रोजन में डालना नहीं है ना, साइंटिफिक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, कल ही से मैं आपको बता रहा हूं। अब ये नियोजन नहीं होता था, प्लान नहीं होता था, तो प्लान कर लो। प्लान नहीं होता था क्या, कितना उत्पादन होगा, कैसे होगा, कितने समय में लगेगा, तो थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाओ, माने थोड़ा सा ठीक हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ, सुव्यवस्थित हो जाओ। इसका मतलब ये है। डेवलप ए साइंस ऑफ वर्क का मतलब क्या है, फाइंड वन बेस्ट वे टू वर्क, ठीक है। ढूंढो कि कौन सा काम कैसे सबसे बेहतर तरीके से होगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म इन्होंने यूज कर दिए, ठीक है। टाइम स्टडी, समय अध्ययन, मोशन स्टडी, सब आपके नोट्स में है, और फटीग स्टडी, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। फटीग मतलब थकान। ये करने से हम विज्ञान देख सकते हैं, हम क्या है, साइंस डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब ये कैसे होगा, इसके लिए क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे से प्रयोग किए अपने यहां। जो उन्होंने कच्चे लोहे के ढुलाई का, फावड़े के प्रयोग का, आप अगर किताब कोई पढ़ते हैं या नोट्स में भी कहीं लिखा होगा, सॉवेलिंग एक्सपीरियंस, है ना, फावड़े का प्रयोग, और
पिग आयरन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट, कच्चे लोहे के ढुलाई का प्रयोग, ऐसा सब कुछ लिखा होगा। इसी से इन्होंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी करके एक मैनेजर को बताया कि कैसे हम काम को तय कर सकते हैं, कितने समय में होगा, कितना चरणों में पूरा होगा, थकान कैसे कम से कम होगा। पहले प्रयोग क्या करते थे, उन प्रयोगों को देख लें। कोई ऐसा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं है, लोहा कोयला का कंपनी है। अब जैसे मान लीजिए प्रयोग ऐसा होता था, ये कोई फावड़ा है, हैंडल है इसका, और यहां से कुछ ऐसा काटने का ब्लेड लगा हुआ है। अब ये इतना लंबा इसका हैंड है, ये किसी ने देखा नहीं कि क्यों है। डंडा बड़ा है, अब उसको चला रहा है कोई, डंडे का वजन बहुत ज्यादा है। अब इसको अगर छोटा करें, हम यहां से इसको छोटा करें तो वजन कम होगा। आप अगर अपने कलम में ऐसे लगा लेते हैं ये, तो 1-2 मिनट कम होने लगे, 1-2 घंटे लिखोगे तो इसको हटा दो, ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक हो जाओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नहा लो, यही मैनेजमेंट है, तो थोड़ा तेज हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ये थोड़ा छोटा करने लगा हैंड जो है। अब इतना छोटा भी ना हो जाए कि कभी अनजाने में चलाए तो पैर ही कट गया, मतलब अनजाने में भी रखे तो ये वाला ना मिट्टी में आए, पैर पे नहीं जाना चाहिए, इतने साइज का रहे, बस उसको फिक्स कर दीजिए। थोड़ा वेट कम हो जाएगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। फावड़े का प्रयोग हो गया, यही प्रयोग है। कच्चे लोहे को ढोना है। आज तो हम लोग असेंबली लाइन पे ढोते हैं, चलता रहता है, ब्लेड्स उस पे बकेट रखे रहते हैं, उस पे जाता है। असेंबली लाइन उस समय नहीं थी, पुरानी बात है ये। वो हैरिसन फोर्ड की कंपनी में असेंबली लाइन से प्रयोग और ये सब शुरू हुआ। आगे फोर्डिज्म में वो आया, टेलरिज्म ही फोर्डिज्म के रूप में कन्वर्ट हुआ। असेंबली लाइन प्रोडक्शन ये सब हुआ। आप इंजीनियर होंगे बहुत सारे, तो असेंबली लाइन सब जानते होंगे, एक साथ जिसमें उत्पादन होता रहता है। तो मान लीजिए कच्चे लोहे कैसे ढोएंगे, तो ये मान लीजिए कोई बकेट है, बाल्टी है, अब इसमें कच्चा लोहा भर के ले जा रहे हैं, तो यहां तक इसका पैक है ये लोहा, इतना ही इसमें खाली जगह है, क्योंकि गर्म भी है लोहा, तो इधर गर्म ना हो, ये पकड़ के कोई लेके जा पाए सर पे अपना, ढो के जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसका वजन किसी ने सोचा नहीं ये 20 kg है, और यहाँ पे 5 kg लेने का स्पेस है, या मान लीजिए 15 kg लेने का स्पेस है, कुल मिला के कितना हुआ 35 kg। इतना ले करके एक एवरेज व्यक्ति जा रहा है कैरी करके। अब किसी ने नहीं सोचा कि ये 20 क्यों रहे, इसको और नीचे क्यों ना करें, ये कहाँ तक आ सकता है, इतना भी नीचे ना करें कि बाकी जो बचा उतना अगर कच्चा लोहा डालें तो टूट जाए, या पकड़े तो हाथ ही जल जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, इसको देखें। तो इसको थोड़ा थोड़ा नीचे किया, मान लीजिए यहाँ पे नीचे लाकर इस 20 किलो को 10 किलो में तब्दील कर दिया, तो ये 10 किलो वजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो जो 15 किलो लोहा कैरी करता था, अब वो कितना करेगा, 25 किलो करेगा। पिग आयरन हैंडलिंग में परफॉर्मेंस बढ़ गया, ये भी एक्सपीरियंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि काम कैसे होगा, ये इस विचारधारा पे ध्यान देना है, ना कि इस तथ्य पे कि भाई आयरन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस विचारधारा पे ध्यान देकर सोचना ये है कि हम कोई भी काम करें उसमें ये काम करें। मान लीजिए घर में किचन है, किचन में साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। कोई भी आपकी माता जी, बहन, कोई आप खुद, आपका किचन हो, अगर मान लीजिए चाय की फ्रीक्वेंसी अधिक है, चाय बनता है और ऐसे रखा हुआ है, चाय सबसे पीछे और आगे अचार, बाकी सब चीज ऐसा जो कम यूज होता है वो दिन भर में कम लेना, वो डब्बे पहले रखे हों और सबसे ज्यादा वाला पीछे, तो ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा करके लेना पड़ेगा। किताब ही है आपका, क्लास चल रहा है पबेड का, और पबेड एकदम पीछे रखा हुआ है किताब, आगे इतिहास का है, इतिहास हम पढ़ ही नहीं रहे, तो अब सोचिए इसी में हम सर पीटते रहोगे, कभी नहीं होगा, आपका टाइम इसी में जाएगा। अब समझ गए, इतिहास को फेंको, उसको आगे लाओ, है ना, उसको फ्रंट रनर में रखो, सोचो पहले कि ये काम कैसे होगा, है ना। सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है और सिलेबस बंद करके ढक के तोप करके रखा हुआ है, तो बेकार है जिंदगी। उसको फाड़ फूड़ के चारों बगल चिपका दो, दिमाग में भी, पीछे भी, कोई स्टूडेंट भी आए तो उसके पीछे लगा दो, देखो क्यों जी,
सिलेबस है, कोई बुरा चीज नहीं है, चलो बुरा मान गए दूसरे में लगाओ, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो जरूरत है, सोचो जैसे हम लोग पबैट का शुरू किए तो क्या जरूरत था, एक ही बार शुरू ही कर देते। या आप देखे होंगे कि हमने जो पहले लिखा था वो चैप्टर पहले नहीं पढ़ाया आपको। आपको पहले हमने ये बताया कि इस सब्जेक्ट का जन्म ही क्यों हुआ अमेरिका में, इसका क्या जरूरत था जी। एक ही बार हम पढ़ते लोक प्रशासन क्या होता है, अर्थ क्या है जो यही लिखा है ना, मतलब मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, यही जानते, जान के क्या होगा, आता थोड़ी है। जैसे जानना है अब उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया कि ऐसे ऐसे जानो। अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी पढ़ोगे जैसे आपके हिसाब से है, पढ़ने की एक पद्धति है। अभी पहले थ्योरिस्ट यहां से किसी की आलोचना नहीं बताएंगे, फिर सबकी आलोचना होगी, सबकी तुलना होगी, तो एक ही बार इनलाइटनमेंट हो जाएगा, सारा प्रश्न बनने लगेगा। नहीं तो ये है कि एक खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये फर्क है दोनों में ना। तो काम कैसे होगा उस पर सोचना चाहिए। वन बेस्ट वे टू वर्क, कार्य करने के सबसे बेहतर तरीके क्या हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का यही लक्ष्य है और यही विज्ञान ढूंढना है। उसके लिए ऐसे ही हमें छोटे छोटे चीज को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। अब जैसे ये 3 शब्द उसने जो दिए, इसके मायने क्या हैं? मायने ये हैं, यूज टेक्नोलॉजी। जैसे उस जमाने में स्टॉप वॉच एक बड़ी तकनीक होती थी, आज तो कुछ भी नहीं है स्टॉप वॉच, सबके घड़ियों में, सबके मोबाइल में है, कोई देखता भी नहीं है, है ना। उस जमाने में हमेशा इस जमाने में घुसे रहना है। स्टॉप वॉच तो कहता है मैनेजर को कि देखो समय का अध्ययन करोगे ना तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका अच्छे से, आप अपने प्रोडक्ट की उत्पादन करने के समय को बना पाओगे, तो किसी को गारंटी दे पाओगे कि हम इतने प्रोडक्ट की डिलीवरी इतने समय में कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आना है, यहाँ से कुछ लोहा कोयला ढो के यहाँ लाना है। एक तरीका है कि जो दबंगई करते थे, चलो जी जोर लगा के हई सर उधर से डांटते रहो, सुपरवाइजर लगा दो जो डंडे हाँके, तो यहीं तक लाते आते थक जाएगा, जय हो, खत्म, धुआं निकल गया कान नाक से, काम किया खत्म हो गया। अब थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में समा जाते हैं, यानी सोचते हैं कि काम कैसे होगा। जैसे यहाँ पे सोचे तो पहले सोचे तो उसकी मशीनरी को ठीक किए कि भाई ऐसा करो, उसके बाद क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और भाई कि व्यक्ति थकता भी है तो थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है। यहाँ से चला और हम यहाँ पे ब्रेक दे दिए और स्टॉप वॉच ऑन कर दिए, यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन किए, 10 मिनट चला, 2 मिनट का उसको ब्रेक दे दिए कि थोड़ा दम ले लो, 35-40 किलो जो भी है कच्चा लोहा लेके चल रहा है, फिर चला, है ना, 10 मिनट चला, 2 मिनट का अगेन ब्रेक, फिर यहाँ 10 मिनट्स के बाद यहाँ पहुंचा। अब हमें एक चीज देखिए पता चल गया, 10 2 12 मिनट, 12 मिनट 12 मिनट नहीं, 10 10 30 और बीच में 2, यानी 34 मिनट में 35 किलो वहां से यहाँ आ रहा है। तो कितने लोग हैं, कितना कच्चा माल है वहां से यहाँ लाना है, इसकी प्लान हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी तरीके से सब एरिया में ले जाएं तो फाइनल प्रोडक्ट की प्लान कर सकते हैं कि नहीं, कि कितना दिन लगेगा इसको बनाने में। तो अगर कोई ग्राहक कहता है कि हमें इतना स्टील कब दोगे, और हम बोल ही ना पाए, दे देंगे, हो जाएगा हो जाएगा, और डिलीवरी नहीं कर पाओगे तो अगले बार लेगा। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट है तो अगली बार लेगा, क्योंकि उस कमिटमेंट को आप पूरा करोगे। तो अब कस्टमर कौन होंगे? बेथेलहेम स्टील, मिडवेल स्टील के कस्टमर कौन होंगे? रेलवे डिपार्टमेंट होगा अमेरिका का, रेल स्टील चाहिए होगा, हाईवे कहीं बना रहा होगा, बिल्डिंग बन रही होगी, उसके लिए जरूरत पड़ रहा होगा। तो सारे जो ठेकेदार होंगे बनाने वाले, उनको स्टील चाहिए, है? या मान लो स्विच की कंपनी, बिजली की, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, इतना स्विच चाहिए, इतना वायर चाहिए, तो बता पाओगे ना, वायरिंग करने के लिए दे पाओगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया, समय अध्ययन यही है। स्टॉप वॉच का यूज करिए, हो जाएगा। गति अध्ययन क्या है, कितने चरणों में हुआ, देखिए 1 2 तीसरे चरण में कंप्लीट। मोशन स्टडी, ये पता चल गया। फटीग, थकान भी कम है, स्पेस दे दिया थोड़ा सा रुकने का। तो बेस्ट वे टू वर्क, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है वो यही है।
और इसी को विज्ञान से जोड़ा गया है। बस विज्ञान शब्द है, जार्गन है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। गांव के देहाती व्यक्ति को भी, गांव घर के किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहा है। अब इसी चीज को कहीं भी लागू कर दीजिए, कार्यालय प्रबंधन में लागू कर दीजिए, आप अपने पढ़ाई में लागू कर दीजिए, आप अपने स्वास्थ्य में लागू कर दीजिए। हेल्थ ठीक करना है तो उसमें भी साइंटिफिक तरीके से सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या लेवल है बॉडी में और कैसे ठीक करना है उसको, कौन सा चीज़ बढ़ाना है, कौन सा घटाना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच करके, प्लान करके, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो होगा। पढ़ाई में भी एकदम लगातार जूझ जाओगे तो थक जाओगे, तो थोड़ा सा ब्रेक लो। फटीग स्टडी भी जरूरी है। ये तीनों चीज हर एरिया में जरूरी है। एंड देयर इज नथिंग साइंटिफिक इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। यही आपको ध्यान रखना है। इट्स ऑल अबाउट अ सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑफ मोशन मैनेजमेंट, फटीग मैनेजमेंट। ठीक है, ये है एक, तो ये सिद्धांत है इसका। दूसरा, अब जैसे कोई भी काम वही करे जो उसका स्किल्ड है। स्किल कैसे आएगा इसने समझाया। स्किल लाने के लिए एक व्यक्ति को एक ही काम तक छोड़ दीजिए, गलती करके सीखने की प्रक्रिया से वह ठीक हो जाता है। लर्निंग फ्रॉम डूइंग एरर। जैसे कोई टाइपिस्ट टाइप करके गलती करते करते क्या है, ठीक हो जाएगा। अब अभी टाइप कर रहे हैं, बोलो पानी लाओ, हम एकदम सामंत हैं, कह दिए तो कह दिए जाओ। अब भी अगर डीएम बनोगे तो कभी ये काम मत करना। जिसको भी जहां काम देना ना, उसको कुछ दिन तक रहने देना। मान लो आप गए, आपके नीचे 3 एडीएम मिले, देखे कि भाई एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं, एक मीना साहब हैं, तो उनको देख करके अनुमान लगा के बातचीत से आपका जो अनुभव है देखना कि इसका नॉलेज क्या है। ये एग्रीकल्चर देख सकता है डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट देख सकता है, उसको 3-4 डिपार्टमेंट का चार्ज दो। रोज मत बदलना, एक भी गलती हो तो हटा के इधर उधर का इधर, गड़बड़ा जाएगा। देखो कि इससे पहले क्या क्या कौन से विभाग में देखा है कि नहीं देखा है, झूठ बोल रहा है। रिकॉर्ड चेक करो अच्छे से। अब आपके जिले में 4 सब डिवीजन है, 4 एसडीएम आपके पास है। अब कोई काम ऐसा है, चुनाव है, तो इसमें से कौन है जो मैजिस्ट्रियल पावर अच्छा देख सकता है, कौन बहुत ही ईमानदार है। ईवीएम लाने के लिए किसको हम भेजें। मान लो दिल्ली में चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली में ईवीएम मशीन है, मंगवा लो, तो दिल्ली भेजेंगे तो कहीं रास्ते में गड़बड़ तो नहीं कर देगा, कहीं बीच में टैपरिंग वैपरिंग तो नहीं करा लेगा, कुछ क्या कर देगा। ये सोच करके इंटीग्रिटी है कि नहीं है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। सब काम तो खुद ही करने आओगे नहीं, तो उसको स्ट्रांग रूम, उसको पकड़ाओ। स्ट्रांग रूम बोलते हैं जहाँ पे ये सब रहता है और गोपनीयता बहुत रखी जाती है। जिसके पास इंटीग्रिटी हो, जो कोई दाग ना हो, उस तरह का व्यक्ति लगे आपको। तब कोई लगे कि हवाबाज है, बहुत खूब ओवरवर्डिंग बोलता है, हजारों लोग हैं सर वहां पे, 100 भी नहीं होंगे तो हजारों बोलो, समझ जाओ इसका भी यूज है। देखो, सबका यूज करने आना चाहिए मैनेजर को, उसका भी जरूरत है। कभी कभी मंत्री बोल देगा कि 2 दिन में मुझे सभी गांवों में फलाना योजना का पैसा वितरित हो जाना चाहिए, ऐसा ही को लगाओ। 2 दिन को 2000 दिन बना देगा वो। उसको बोलो कि तुम एकदम लग जाओ बेटा, ठीक है। तीसरे दिन कुछ सुनूंगा नहीं, वरना रिकॉर्ड गया, एडवर्स एंट्री होगी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। ये टास्क दे रहा हूँ, आपका टेस्ट है एकदम। जितना जितना बोले हो पहले, मुझे सब बातें याद है कि तुम्हारा कितना नेटवर्क है, कितने लोग परिचित हैं, और सब बात याद दिला दो बैठा के। जितना बात बोले ना, रिसीव करते जाओ, उस समय मत बोलो। उसके बाद बोले कि अब समय आ गया, करके दिखाओ, कर देगा। हवाबाज का भी महत्व होता है, लेकिन अब उसको स्ट्रांग रूम में भेजोगे, जेल भेजवा देगा आपको, सस्पेंड हो जाओगे, जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जिलाधिकारी ही कौन है, मुख्य चुनाव अधिकारी। इलेक्शन कमीशन कान पकड़ेगा आपका, उसको दूसरे से मतलब नहीं है, आप क्या किए, क्या देखे, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब सोच करके करना होगा। अच्छा, एक चीज में जो सफल हो जाए उसको एकदम डायरी में लिख लो कि ये एकदम हीरो है, ये जीरो है, इसको तो देखते ही धाएं धाएं करना है। अपने अंदाज में लिखे रहो, उसी हिसाब से उसको पोजीशन पे लगाओ, सारा काम होता रहेगा, मस्ती में काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर के लिए यही है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करे।
लेकिन जिस काम पे लगाया जाए किसी को, कुछ समय तक अगर करेगा ना, तो गलती करके सीखने की प्रक्रिया से वह उसका विशेषज्ञ बन जाता है, विशेषीकरण की मात्रा इससे बढ़ती है, और यही अपने आप में साइंटिफिक है। ठीक है, इसीलिए आप भी 10 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, और उतने ही से एग्जाम पास करने लायक काम आपका हो जाएगा। 100% मार्क्स कहीं नहीं लाना है, ना पीटी में ना मेंस में। ठीक है, ये नहीं होता था, कर दिया। यही 4 सिद्धांत है। ये करोगे तो क्या होगा? कर्तव्य उत्तरदायित्व का बंटवारा हो जाएगा तो क्या होगा? काम होने लगेगा। वर्कलोड अधिक था, काम होता नहीं था। जब काम डिवाइड हो जाएगा तो होगा। काम डिवाइड करके क्या काम बांटा इन्होंने, ये हमें समझ लेना है। मैनेजर को भी काम दे दिया, ठीक है, कहा कि भाई आप भी कुछ करो। ठीक है, मैनेजर बैठे रहते थे, डांटते रहते थे। तो बंटवारा ऐसे होगा, ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, तो टॉप मैनेजमेंट और नीचे का। ठीक है, नीचे वाला कौन है? शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर जहां पे उत्पादन का काम हो रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट में, और ऊपर क्या है? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कौन है? मालिक है। पुराना था मालिक, रतन टाटा मालिक है तो कुछ तो काम भी देखते हैं ना, ऐसा होगा। प्राइवेट कंपनी है, इनको 3 काम दिया। सोचो, यू शुड हैव प्लानिंग, प्लान करो। क्या? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। कोई काम कितने समय में होगा, कितने चरण में होगा, थकान कम से कम होगा, सोचो और इनको करो। डूइंग द थिंग्स, डूइंग एंड थिंकिंग, ये 2 चीज आया। इनको सोचना है और इनको करना है। और इसके लिए एक टेक्निकल टर्म दे दिया है कि ये चलाने के लिए, किताब में नोट्स में लिखा होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवादानुसार प्रबंधन, अपवाद के आधार पर प्रबंधन चलाना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि उच्च प्रबंधन को नीचे के यानी श्रमिकों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे दैनिक गति का या रूटीन नेचर का काम होता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, दैनिक प्रवृत्ति का काम होता है, रूटीन नेचर का। ऐसा काम जो बारंबार हो रहा है, कोई नया नहीं है। और ये जो है, इनका काम सोचना है, प्लान करना है, और ये नए नए विषय पर सोचते हैं। दैनिक विषय पर सोचने का इनका काम नहीं है। तो ऊपर से नीचे क्या है? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अपवादजनक परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। अपवादजनक परिस्थिति में कब? जब अनुशासनहीनता हो, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन हो, कोई अनुशासनहीनता हो रही है तभी करिए, अन्यथा दैनिक काम में हस्तक्षेप मत करिए। इसके बदले में श्रमिकों को भी अपना काम करना चाहिए, और कोई भी काम उच्च प्रबंधन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं अर्थों में विभाजन हो गया। ऊपर वाला नीचे ध्यान नहीं देगा, नीचे वाला ऊपर नहीं देगा, और इस तरीके से वो कर्तव्य उत्तरदायित्व का विभाजन करना चाहता है। इस विभाजन को बताने में भी उसने कितना साइंटिफिक तरीका अप्लाई किया कि अनायास जो हस्तक्षेप होता रहता था, क्या बोला कि दैनिक काम है जी, तुम हस्तक्षेप मत करो। लक्ष्य क्या है? बिना मतलब का डांटते धमकाते थे सब, उससे बचाना, श्रमिकों को दुनिया भर का दबाव डालने से बचाना, ये उद्देश्य है। आप भी जॉब में जाइएगा तो अपने संगठनों में ये सब काम मत करिएगा। एक बार काम बता दीजिए, करने दीजिए, जब तक कि गड़बड़ ना करे, इससे ठीक रहता है। ठीक है, ये 4 सिद्धांत है। अब ये 4 अच्छी बात करने से क्या होगा? सुनने में अच्छा लगता है, लागू कैसे होगा? ये खूबी है टेलर की, जो इसके जमाने में, जमाना क्या है? जमाना हमेशा ये ध्यान रखिए, ठीक है, वो तो 10 तक था, उसको ध्यान रखिए तो भाई 15 तक जीवित था। जमाना है 1920-30 तक, क्लासिकल युग। उसके जमाने में कोई और थ्योरिस्ट ऐसा नहीं आया
जो आप नाम सुने हैं, जैसे फेयोल, गुली कुर्विक, मैक्स वेबर, जिसने अपने सिद्धांत को बताने के बाद इस बात का भी अध्ययन किया हो कि वो लागू कैसे होगा। ये खास है जिसने ऐसा काम किया है और इसी पर घुमा फिरा के पूछते रहते हैं सवाल। मानसिक क्रांति की विचारधारा इसने दी। ठीक है, एक बार पूछे थे कि मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन का सार है, फिर उस विचार को पूछ लिया कि ये ऐसा कुछ आदर्शात्मक सिद्धांत नहीं बताया है, बल्कि कुछ ऐसा बताया है जिसे किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में निरापद किया जा सके, हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़, एग्जीक्यूट किया जा सके, अंडरपिन किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके, मतलब मानसिक क्रांति ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो योगदान में एक तो देखे 4 सिद्धांत, अब इसमें एरो निकलिए और योगदान में देखिए साहब क्या किया इन्होंने कहा कि ये 4 सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं, इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, संगठन अच्छा चलता है, उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने नौकरी किया उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कर्मचारियों की हालत खराब थी, सारा पृष्ठभूमि आपने देख लिया। तो लक्ष्य क्या रहा है इनका, उत्पादन बढ़ाना। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, औद्योगिकरण के साथ ही इसका उत्पत्ति हुआ है। और जो प्रबंधन की बात इसमें की गई है उसमें प्रबंधन यही है, काम कैसे अच्छे से हो, वन बेस्ट वे टू वर्क कैसे खोजें, ये है। अब इसके लिए 4 बात इन्होंने सिखाया जो उस समय के हिसाब से प्रासंगिक है। आज कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि अब लगभग 100 साल के बाद आप उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो ऐसा व्यक्ति था जो इतना अवेयर था कि हमारे जैसे बहुत लोग अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं लेकिन लागू नहीं होगा। तो लागू होने के लिए मेंटल रिवॉल्यूशन जैसा कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल रिवॉल्यूशन कोई खूनी क्रांति ऐसा नहीं है, एटीट्यूड को चेंज करो। एटीट्यूड कैसा है, सामंतवादी है, दबंगई में चल रहा है, अशिक्षा में है, उत्पीड़क है, इसको क्या बोल रहे हैं, आप भी कुछ करो, थोड़ा सुधर जाओ। पहले क्या सोच था मालिक का, मालिक बैठा रहता है, मालिक काम करता है, मालिक डांटता है। अब क्या चेंज करवा रहा है, मालिक भी प्लान करेगा, प्लान करो, सोचो कैसे काम होगा, कितने समय में होगा। ये अब एटीट्यूड चेंज किसको करना है, मालिक को, खुद को। दूसरा, एम्प्लॉइज को यानी श्रमिकों को जो आए तो थे उद्योगों में काम करने के लिए, काम कर नहीं पा रहे थे, उनको भी कहा कि ज्यादा मत सोचो, जो हो सकता है करो, काम करो, झगड़ा मत करो। यानी झगड़ा होता था उस समय। झगड़ा क्यों हो रहा होगा समझिए, जब मान लीजिए पेमेंट टाइमली नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हड़ताल, स्ट्राइक। अमिताभ बच्चन और अमजद खान का सिनेमा पुराने जमाने में यही होता था। देखो काला पत्थर, शत्रुघ्न सिन्हा, तो ये सब क्या मजदूर होंगे, तो मजदूरों को सैलरी नहीं मिलेगी ठीक से, मान लो अव्यवस्थाएं जितनी हैं किसी काल्पनिक इसमें डाल दीजिए, तो हड़ताल होगा, स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक जो है अच्छा नहीं होता है, स्ट्राइक करने से उत्पादन और घटता है। स्ट्राइक किया, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, तो स्ट्राइक इज अ थ्रेट फ्रॉम एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। अब मालिक को डराते हैं कि देखो हम काम ही बंद कर देंगे, डूब जाओगे, है ना। तो इसके बदले में मालिक भी डराता है, अमजद खान भी डराएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, लॉकआउट, तालाबंदी, तालाबंदी, जाओ हम पहले हम सुन ही नहीं रहे, हम दुकान खोले ही नहीं अपना, हम बैठो बाहर रोड पे। तो अमिताभ बच्चन लेके बैठे हो बाहर या कोई और बैठा हो, अमजद खान अपने गाड़ी से आए, ताला बंद, चलो हमको चलाना ही नहीं, हो गया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो लॉकआउट इज ए थ्रेट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, मालिक से काम करने वाले श्रमिकों को डराने का काम है। दोनों डराते हैं एक दूसरे को। कुछ दिनों के बाद दोनों गड़बड़ाने लगते हैं। श्रमिक भी अपना आवाज ठंडा कर लेता है, क्योंकि अब दाना पानी ज्यादा दिन का बचा नहीं है, तो आवाज साए साए हो जाता है। और मालिक का भी घाटा बढ़ रहा होता है, ये भी चिंता में है। तो यहां से एक चीज उभर कर आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सीबीज होती हैं खूब, एरा ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक समझौते की स्थिति आती है।
तो मालिक और श्रमिक संघ में से कुछ लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं, बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। 100 रुपये मान लीजिए सैलरी थी, 150 रुपये का डिमांड है, 125 रुपये में बात बन जाएगी, फिर से नारियल फोड़ दिया, कहानी शुरू हो गया। ऐसा होता था। लेकिन आप सोचिए, ये कह रहा है टेलर कि तुम मेरा 4 सिद्धांत लागू कर दो ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब करने की, ये सब खत्म हो जाएगा। ना स्ट्राइक करने की जरूरत है, ना लॉकआउट करने की जरूरत है, ना सीबीज के दिन होंगे। क्यों? क्योंकि चारों सिद्धांत अगर लागू हो जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ जाएगा तो मालिक का मुनाफा बढ़ जाएगा। मुनाफा बढ़ेगा तो और उत्पादन कराने की चाहत में, मानवीय आधार पे नहीं, एकदम ट्रैक पे रहना है। ये साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, क्लासिकल थ्योरी है, मानव की बात नहीं करेगा। हालांकि मानव की बात कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से आ रही है, जैसे थकान अध्ययन, लेकिन अभी एक्सेप्शन पे नहीं जाना है, कोर कॉन्सेप्ट पहले लेना है कि है क्या, नहीं तो शुरू से ही कंफ्यूजन वो उत्पन्न ही नहीं करना है ऐसी चीजें। तो क्या करेगा ये, और उत्पादन कराने की चाहत में मालिक क्या करेगा, और पैसा बढ़ा देगा। जब पैसा बढ़ाएगा तो मजदूर को यूं ही पैसा मिल जाएगा, उसको स्ट्राइक करने का जरूरत क्या है। और जब स्ट्राइक नहीं होगा तो लॉकआउट नहीं होगा, और जब लॉकआउट नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगा, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी, सामूहिक समझौते भी नहीं होगा, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा, है ना, औद्योगिक शांति स्थापित होगी। इसीलिए द फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट हार्मनी इन द प्लेस ऑफ डिस्कॉर्ड। आप अगर प्रसाद, हालांकि हमने मना किया है, लेकिन आप नहीं मानोगे तो पढ़ो, उसमें सब लिखा होगा, या मोहित पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन हार्मनी पर बल देता है, विवाद के जगह पे हार्मनी, विवाद यही था। और ये चारों सिद्धांत लागू कर दोगे तो हार्मनी मतलब औद्योगिक शांति, है ना, झगड़ा बंद हो जाएगा। हार्मनी इन द प्लेस ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, प्लेजर, हैप्पीनेस इन द प्लेस ऑफ, है ना, मिजरी, कंजूसी, प्रॉब्लम, है ना, अत्यधिक मितव्ययिता, हार्ड, है ना, इकोनॉमी के स्थान पर प्लेजर और हैप्पीनेस आएगा। जब इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये जब स्ट्राइक करते होंगे तो क्या करेंगे, ये अच्छा नहीं होगा, इनका जीवन अच्छा नहीं था। जब पैसा बढ़ेगा तो कैथोलिक थे, एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं, बड़े बिंदास लोग होते हैं, इनका जीवन प्लेजरमय हो गया, अच्छा हो गया। आप आईपीएस बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूरों की हालत ये थी, कुछ कुछ ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल होते थे जो पागल हो गए थे, साइकोपैथ हो गए थे, क्योंकि खेत छोड़कर आए थे इंडस्ट्री में कि कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा हो नहीं पा रहा था। तो अमेरिका है, भारत के जैसा सोचना नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा अचीवमेंट नॉर्म्स इतना ज्यादा हावी है, आप अगर फ्लॉप हुए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला मतलब कोई बीवी, कोई भाई बहन, ये सब कुछ नहीं है। अमेरिका में एग्जाम फेल कर जाओगे तो लोग बोले छत से कूद क्यों नहीं जाते हो, जिंदा क्यों हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, क्या जिंदगी जीता है तुम, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। यही स्पिरिट है सोसाइटी का, इसीलिए लोग ये सब काम थोड़ा ज्यादा करते हैं। अकेलापन है ये, भारत में ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है, कोई आ जाएगा बताने। इंडिया में कभी कुछ होता ही नहीं आंदोलन, कोई विद्रोही पैदा ही नहीं लेता है। ज्यादातर कंपनी का मालिक अमेरिका में क्यों है, ज्यादातर हाई अचीवमेंट, इतना ना ज्यादा अचीवमेंट नॉर्म्स है सोसाइटी का कि पूछिए मत, ठीक है। आपको अपने प्रोफेशनली, पर्सनली, हर जगह आपको अच्छा करना पड़ेगा। अरे बिलियनर भी होगा ना, अपने बेटे को बोलेगा बैठ के दिन काटता है, पेपर क्यों नहीं बांटता है बाहर जाके, सीधा बोल देगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्यार नहीं कर रहा है, कोई काम करो, कुछ चीज में लगाओ तो बिलियंस एंड बिलियंस लगाएगा पीछे। अब फिल्मों में भी देखते हो गए कि भाई कोई हीरो है, वो दूसरा शादी किया है, उसके स्टेप सन से पटता नहीं है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ आ जाता है तो जान पे खेल के उसको बचाता है। यही नॉर्म्स है अमेरिका का। फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन अचीवमेंट नॉर्म्स के साथ। बैठ के दिन काटने के लिए नहीं, बबुआ बना के नहीं रखेगा घर में, समझ गए, ये अप्रोच है। इसे थोड़ा नाटना धमकाना ये सब ठीक रहता है, अचीवमेंट नॉर्म्स थोड़ा अच्छा रहता है। तो उस जमाने में क्या हुआ कि भाई मजदूर आया, बीवी को कमिटमेंट किया कि हम ये गिफ्ट लाएंगे, लाया नहीं, बीवी भगा देगी, डाइवोर्स हो गया।
डाइवोर्स हो गया तो ये सब में लग गया, तो गांजा भांग चरस ऐसा कोई खराब काम नहीं है जो ना किया हो। फिर उसमें से इतने हार्डकोर क्रिमिनल निकल आते थे, बच्चों को मार करके फ्लैशेस खाते थे, उनके किडनी उडनी सब अंग खा के, और पोस्ट करते थे पुलिस को। न्यूयॉर्क स्टेट यार्ड पुलिस को बोलते थे हम ही मारे हैं, पकड़ के दिखाओ। ऐसे ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल साइकोपैथ जो उद्योगों के, है ना, विवाद के मारे हुए थे, इस तरीके से मानसिक रूप से गड़बड़ हो गए थे। तो जब पैसा बढ़ेगा तो बीवी को उपहार भी मिलेगा, संबंध अच्छा होगा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन ने सामाजिक शांति, पारिवारिक शांति को भी लाया है, लेकिन ध्यान नहीं देना है ये तो अपवादजनक स्थिति में है कि कहीं ना कहीं मानवीय पक्ष भी इसमें छुपा हुआ है। मूल बात यह है कि उत्पादन कराना चाहता था। एक और एक मात्र उद्देश्य है इसका, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फिलॉसफी है उसमें क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द प्लेस ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन, है ना, हार्मनी इन द प्लेस ऑफ डिस्कॉर्ड, प्लेजर इन द प्लेस ऑफ सॉरो। ठीक है, इस तरीके की इसकी फिलॉसफी है और इसी पर ये काम करता है। तो समझाया कि हमारा ये 4 सिद्धांत समझो, मेहनत करो, ज्यादा काम करो, पैसा बढ़ेगा ना तो सबका फायदा है। इसमें आपने देखा एम्प्लॉयर का फायदा, मुनाफा बढ़ रहा है, कर्मचारी को पैसा ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा फायदा कस्टमर को भी है। कस्टमर का क्या फायदा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड स्टैग्नेंट होगी तो प्राइस कम होगा, तो सस्ते दर पर क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तब क्या होगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। सो कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग, बॉन्डिंग, देन बिजनेस। अब आप देखिए मारुति क्यों चलता है इंडिया में, सस्ता है, सर्विसेज अच्छा है, लोगों के दिलों में बसता है। बाकी गाड़ियां बहुत सारी इतने ही प्राइस में होंगी, लोग नहीं खरीदते हैं। थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा सर्विसेज में डिफरेंस होगा, ब्रांडिंग नहीं कर पाया वो, इसने वो ब्रांडिंग किया। आम आदमी भारत का जो है उसके दिलों में मारुति सुजुकी चढ़ा हुआ है, उसका गाड़ी लेते हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो हमेशा के लिए प्रोडक्ट बिकता रहता है। कभी कुछ डिटॉल लाना, डिटॉल लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है, तो ब्रांडिंग कर लिया है, डिटॉल लगा लो। अरे डिटॉल कोई वो थोड़ी है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे घर में घुसा हुआ है जैसे कोई जवाब में कॉलगेट है, डिटॉल है क्या, ये है क्या, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग किया हुआ है। इतना प्रोडक्शन किया, गांव गांव में, घर घर में घुस के आत्मा तक चला गया है। पतंजलि कितना भी कुछ करेगा, अभी भगाने में बहुत जगह से समय लगेगा। भगा रहा है, हालांकि काफी चेंज हुआ है, बट इजी नहीं। तो प्रोडक्शन बढ़ने का ये तीनों को फायदा है। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंधन में कहा जाता है कि किसी का कोई विवाद नहीं है, ये सबके हितों के लिए है। ठीक है, और उसके लिए ऐसा करना चाहिए। अब ये मानसिक क्रांति होगा कैसे, तो कहता है कि बीच बीच में मीटिंग करिए। इसको हीलिंग ट्रेनिंग का नाम देता है। जैसे महीने में एक बार एम्प्लॉयर, मालिक और कर्मचारी मिलकर मीटिंग करें, खाए पिए और हमारे 4 बात के महत्व को समझें, एक दूसरे को बताएं, हैं, और ये सब झगड़ा उगड़ा छोड़ के उत्पादन पर बल दें। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ जाएगा, मालिक का सैलरी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय का, और कस्टमर को भी फायदा हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। फोर्ड ने ये काम कर दिया। फोर्ड पहली कंपनी है जिसमें टेररिज्म अच्छे से लागू किया गया। फोर्ड के मालिक ने मीटिंग बुलाना शुरू किया तो एम्प्लॉय समझने लगे। जब समझने लगे ना कि उत्पादन पे ध्यान देना है, तो इन लोग का दुकान बंद हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इट वाज एंटी यूनियन एंड प्रो मैनेजमेंट। ये संघवाद का विरोधी है और प्रबंधकों का हितैषी है। प्रबंधक मतलब पूंजीपति, और संघवाद का विरोधी। अब फोर्ड ने देखिए क्या किया, लेबर को सिखा दिया कि उत्पादन पे बल दो। अब अगले दिन लेबर नहा धो के टिफिन लेके आ रहा है, तो यहीं पे एक दुकान है गेट पर ही, किसका, संघ का, कि भाई आओ जरा हम लोग प्लान करें कैसे हम लोग हड़ताल करेंगे। उसने कहा रुको आते हैं, गया ही नहीं, आके काम पे लग गया। क्यों, मीटिंग हुआ था, उसमें क्या बोला गया था, उत्पादन बढ़ेगा तो इसी में तुम्हारा फायदा छुपा हुआ है। इस तरीके से क्या है, टेलर ने क्या किया, इन लोगों का दुकान बंद कर दिया। श्रमिक संघ जो लेबर यूनियन हुआ करते थे कंपनियों में, उनका काम स्वाहा ध्वस्त।
इसीलिए इसको कैपिटलिस्टिक थ्योरी भी मानते हैं कि पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। टॉप मैनेजमेंट जो है ये उसकी तरफदारी कर रहा है, प्रो मैनेजमेंट एंड एंटी यूनियन, इस नेचर का ये अपने आप में है। लेकिन कोई जानबूझ के ऐसा वो कर नहीं रहा था, ये होगा ही होगा। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो कोई क्यों करेगा स्ट्राइक। फोर्ड ने 33% सैलरी बढ़ा दी ऑन रिकॉर्ड, उसका दिया हुआ आपके नोट्स में भी लिखा होगा, ठीक है। जैसे ही लेबर काम करना शुरू किया ना, 33% सैलरी बढ़ गई लोगों की, सभी गिफ्ट देने लगे, जो भी औद्योगिक बस्तियां थी उसमें हैप्पीनेस का संचार हो गया, सब कुछ अच्छा ही हो गया। क्यों कोई जाएगा लड़ने के लिए, हड़ताल कोई क्यों करेगा। और जब हड़ताल ही नहीं होगा तो देखो चेन रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी, चेन रिएक्शन है। जब हड़ताल ही नहीं होगा तो तालाबंदी क्यों करे मालिक, भाई सब ठीक ही चल रहे हैं तो। और जब ये दोनों नहीं होगा तो सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता ही क्या है। तो इसलिए टेलरवाद ने सामूहिक सौदेबाजी को समाप्त किया। टिप्पणी करें, कभी सवाल आएगा, चुपचाप इस कहानी को याद करना, लिख देना, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन ने सामूहिक सौदेबाजी को दूर भगाया, समाप्त किया? विवेचना करें, ठीक है, समझ गए। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही हल्के हल्के चीजों को कितना टफ शब्दों में पूछा गया है जिसमें कहीं कोई दम नहीं रहता है। अब देखिए, जो लोग किताब पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ के यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। आप बिना किताब पढ़े आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी ही 2-3 दिन में ही थ्योरीज के लिए जो होगी, इसी चैप्टर के लिए यही प्रश्न दे दोगे ना, गड़बड़ा जाएगा। जो सब किताब पढ़ लिया हो ना, प्रसाद एन प्रसाद, कौन कौन कटारिया फाड़िया XYZ सब पढ़ाओ, बोले ये जरा बताना, जरा इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों, इसको समझाना। यही है कहानी। ये अपने आप में इसका जो वीकनेस है ना, पबमैट का वीकनेस ही इसका स्ट्रेंथ है, और इसका स्ट्रेंथ ही इसका वीकनेस है। बस इसी को थोड़ा सा घुमा देना है, बस चेंज करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मतलब आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, पहले ही मैं बोल देता हूं, जब भी कोई प्रश्न समझ में ना आए किसी टॉपिक पे, हमारे इसे करने के बाद पढ़ने में थोड़ा तनाव हो, बस उससे रिलेटेड जितनी बात आप जानते हो ना, बस आप लिख देना। जैसे मान लो आप अभी पढ़े हो, आप एग्जाम में चले गए, ये आपको मिला, आपको दिक्कत हो रहा है, निरापद करने, ये वो, क्या समझ में आ रहा है? टेलर के बारे में बात तो कर रहा है ना, टेलर के बारे में क्या जानते हो, लिख दो। ऐसे ही आपका ना ग्रोथ ही ऐसा होगा जैसे प्रश्न के बुलबुले हैं। पढ़ने वाला क्या सोचेगा, जैसे बच्चा तो रहता है कंफ्यूज कि जा हमारा तो सब चला गया, तो चला गया तो 4 सिद्धांत लिखो, मानसिक क्रांति लिखो, जो जो जानते हो लिख दो। अच्छा, वो क्या सोचेगा, कमाल का एकदम खोल कर रख दिया इसने, तो पूरा बता ही दिया, वो ये समझ रहा है। अच्छा, तो आपको पास ही करने से मतलब है ना। देखो, 2012 से घटिया सवाल पूछना का कोई कभी व्यवहार नहीं किया यूपीएससी ने। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं, जितने रिजल्ट मुझे 2012 में मिले थे, ना उससे पहले मिले ना उसके बाद, सबसे खराब प्रश्न आए थे और 2 तरह के वॉइस सुनाई दिए। जब एग्जाम खत्म हुआ तो जो बच्चे बोले सर सिलेबस बाहर आ गया था, एकदम हाँफते हुए तो हम समझ गए कि ये थोड़ा हाई, एक होता है ना टेम्परामेंट ही होता है कि हमारा तो सब लुट गया, हमारा तो हो गया, ये हो गया, वो धीरे धीरे पढ़ा नहीं, वो ध्यान दिया नहीं। आपको आरटीआई का क्वेश्चन दिखाया था, कितना घटिया पूछा था वो, ऐसा करके अभी और मिलेगा। अब कितना सिंपल है। अच्छा, अगर नहीं दिखाया होगा तो दिखा देंगे, किसी दूसरी जगह दिखाए होंगे, आपको भी दिखाएंगे सारा चीज। और कुछ बच्चे जिसमें मुस्ताक थे, संतोष थे, ये सब जो बच्चे थे जो शांत थे, पढ़े थे, जानते थे, जिनके पास कवरेज बहुत अच्छा था और ये सब समझदारी से गए थे। मैं बता रहा हूँ 2012 से हल्का कभी प्रश्न ही नहीं आया है, और सारा प्रश्न हम लोग का कराया हुआ, एकदम नोट से उठा हुआ प्रश्न। बस पूछने का तरीका उसका यही, अभ्युपगम, ये फलाना, निरापद, ये थोड़ा अब उस समय गड़बड़ होता ही था। अब तो सीसेट का आंदोलन हो गया, अब तो इतना अच्छा पूछता है, अब तो कोई यूज ही नहीं करता ऐसे शब्द। अब 2018-19 का क्वेश्चन देखो ना, वो जो बीच में लिखे वो मानसिक क्रांति, वो पीसीएस के जैसा तो सवाल बना रहा है। अब तो जमाना ही चला गया, वो आपका तो बबुआ वाला हलवा वाला जमाना है, यही लिख दो बस, इसी में हो जाए। तो भी नहीं लिखोगे तो क्या होगा।
ठीक है। तो ये सब जो बच्चे थे, ये सब बच्चे बोले कि अरे सर बहुत अच्छा था, बस इधर उधर ड्रामा किया था, एक बार ठीक से पढ़ने से ही क्लिक कर जाता था और बहुत अच्छा एग्जाम गया है, सारे क्वालिफाई किए, कोई IRS बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, ऐसा ऐसा रिजल्ट दुनिया भर का मिला। यही होता है परिणाम, समझ गए। तो आपको मैं एक बात कह देता हूं, कोई चीज पढ़ने से ये लगे आपको कि ये समझ नहीं आ रहा है, बस उसकी जितनी चीज जानते हो ना, कहीं डायग्राम बना देना, कहीं कुछ लिख देना, ब्रीफ में सब बात बता के चुपचाप चले आना। पास ही करोगे, मैं लिख के अभी साइन कराओ, फेल कर ही नहीं सकते हो, सवाल ही नहीं उठता है फेल करने का, ठीक है। और मैं बता रहा हूं ये कहां कहां होगा, रिक्स में हो सकता है, साइमन में हो सकता है, और इससे हल्का ना, इन दोनों से नालायकों से, इनसे हल्का कोई थ्योरिस्ट ही नहीं है। ये कुछ बताए ही नहीं है, सिर्फ जार्गन दिए हैं, और वो जार्गन मैं खोल देता हूं अच्छे से, आसानी से हर बार के प्रश्नों के उत्तर होंगे, मजे में कर पाओगे। बस अपना विजडम ठीक रखना, मतलब परेशान होके क्वेश्चन पढ़ोगे तो जाना हुआ चीज छूट के आ जाएगा। अगर खुद ही हम परेशान हैं अंदर से, तो हमें तो पीटी में भी दिक्कत है। पीटी में देखते हो, पढ़ोगे लिखा रहेगा CGA, सुन दिखाई देगा CAG, है लिखा रहेगा निम्न में से गलत का चयन करें, सही का गलत चयन है। तो ये सब कैसे हो, प्रेशर में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत रहेगा और शांति से पढ़ना है, इससे हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सब घटिया घटिया क्वेश्चन खोज खोज के निकाल के मैं आपको दे दूंगा, ताकि पहले ही से इसको सहने की क्षमता जो है ना डेवलप हो जाए, इसका भूत भाग जाएगा। यही सबसे डरते हैं सब, पता नहीं क्यों, है ना। आपको टफ लग रहा है ये, किसी को कोई कष्ट है पूछा करो, शर्माओ मत, है ना। और ऐसे ऐसे सब अभ्युपगम, निरापद, इससे और घटिया घटिया और शब्द मैं आपको अभी निकाल के देने वाला हूं, और मैं वहां पे दिखाऊंगा कि कितना सरल चीज पूछा है और इसमें कितना आसान बात करना है। और जैसे अभी आपको ये रियलाइजेशन आत्मा से नहीं हो रहा है कि जैसे कि इसने, अभी तो आप एक ही पढ़े हो, और ये तो हमने आपको बताया कि बाकी टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक ने नहीं दिया है। अब कितना दिन है, 4, 5, 6 दिन में ही जान जाओगे। जैसे ही मैक्स वेबर पढ़ोगे तो 10 सिद्धांत, लेकिन लागू करने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ोगे। फेयोल पढ़ोगे कल ही परसों, 14 सिद्धांत, लागू करने के लिए कुछ भी नहीं बताया। तो आपकी आत्मा से रियलाइजेशन हो जाएगी कि 1880 से लेकर के इसके जमाने में जितने लोग थे ना, सभी हवाबाजी ज्यादा किए, थ्योरीज बताए, प्रैक्टिकल चीज कुछ बताया ही नहीं, ये सिर्फ इसी ने बताया। आपको क्या रटने का जरूरत है। और कौन सा सिद्धांत, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सिद्धांत है जिसमें इतना टफ है, मुश्किल है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, और यही चीज घुमा फिरा के ऐसा वैसा करके, क्योंकि नया कर ही नहीं सकता जी, बता के तो मर गया वो। ये सबसे इजी है ना, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। संघवाद कब होगा लिखना है, जब उद्योगों में समस्या थी, तो बताना है कि 20वीं सदी के अंत में, 21वीं सदी के प्रारंभ में फलाना फलाना ढिमकाना समस्या थी, ये तो स्ट्राइक होते थे, स्ट्राइक करने के लिए संघ की जरूरत थी, तो इसके बदले में लॉकआउट होता था, सामूहिक समझौते होते थे, डिस्कॉर्ड चलता रहता था, उत्पादन इससे नहीं हो रहा था। वैज्ञानिक प्रबंधन ने 4 सिद्धांत बताए, ये सिद्धांत है, सिर्फ सिद्धांत नहीं बताए, लागू करने के लिए भी बता दिया। फोर्ड जैसी कंपनी में लागू हो गया, उसका एग्जाम्पल देते हुए। तो ये संघ का जरूरत क्या है, क्योंकि लोग स्ट्राइक कर ही नहीं रहे थे। संघ के जितने नेता थे, जितने ऑफिसर थे, जब भी मजदूरों से संपर्क करते थे, कोई मजदूर उनके चक्कर में आता ही नहीं था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। कहानी में वापस जाना है, क्यों श्रमिकों को उतना पैसा नहीं मिल रहा था, आए तो थे अच्छा करने के लिए, लेकिन प्लानिंग नहीं थी, और ये नहीं था कि सिर्फ प्लानिंग की वजह से वो खुद भी थोड़े निराश हो गए थे। तो उनको प्रेरित करने के लिए एक आइडियोलॉजी इन्होंने डाली, और वो रेबल हाइपोथेसिस है ना। डेविड रिकार्डो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो इकोनॉमिस्ट थे, रेबल हाइपोथेसिस, जिसमें ये मान्यता है कि मनुष्य भीड़ का पार्ट है और अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। मतलब मनुष्य स्वार्थी होता है, ले देकर, पैसा दोगे, कुछ दोगे तो ज्यादा करेगा। इसको मान लिया टेलर ने, क्योंकि भाई मानववादी चीजों से युक्त नहीं है, भौतिकवादी विचारधारा है, तो उस तरह के चीज को लेकर के चला। और इसने तय किया कि अब मजदूरी दर सबकी एक जैसी नहीं होगी, समय के आधार पे नहीं होगी। जैसे मान लो मार्कर कहीं बना है, 10 बजे आओ 6 बजे जाओ तो मिलेगा 100 रुपए, ठीक है। अब आके दिन काट के चला गया, 100 रुपए मिल गया उसको,
या नहीं मिल रहा है तो हड़ताल कर रहा है, तो अब डूबेंगे। अब क्या है, प्रोडक्शन पे, तो पीस रेट पे बांट करके अब एक तय कर दिया कि 10 मार्कर बनाओगे, 10 मार्कर तो 100 रुपए, किसी ने 11 बनाया तो 110 रुपए, किसी ने 12 बनाया 120। तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पर मजदूर दे रहे, क्योंकि रेबल हाइपोथेसिस है, ठीक है, भीड़ परिकल्पना है, और यह है कि मनुष्य स्वार्थी है, आर्थिक प्राणी होता है, पैसा देख करके काम करेगा, और सच में ऐसा काम करने लगा, लोग इससे मोटिवेट हुए, काम करने लगे। इसका दूसरा फायदा यह है कि कुछ भर्तियां हो गई होंगी ऐसे बिना मतलब की, जैसे ये सामंतवादी सोच के लोग थे, संबंधों के आधार पे, भाई भतीजावाद के आधार पे भर्ती हो गई, दिन काटते होंगे। अब क्या होगा कि आके दिन भर काम किया, उत्पादन जीरो, तो सैलरी कितना, जीरो, 1 महीने जीरो, सैलरी जीरो, कितने दिन टिकोगे, तो कंपनी छोड़ने पर अपने आप बाध्य हो गए। तो टेलरवाद क्या करता है, गैर कार्यकुशल कर्मचारी को संगठन से बाहर भगाता है और कार्यकुशल को आगे बढ़ाता है। इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, गाजर एवं छड़ी की नीति। कहीं कहीं लिखा होगा किताब में, नोट्स में, कि गाजर एवं छड़ी, तो गाजर नहीं खिलाया जाता, कहने का तात्पर्य है, जार्गन है वो। गाजर का मतलब ये हुआ कि ज्यादा अच्छा काम करोगे तो गाजर, मीठा कुछ मिलेगा, मतलब सैलरी बढ़ जाएगी, और काम नहीं करोगे तो छड़ी, मतलब छड़ी से पीटा नहीं जाएगा, कंपनी छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा का सिद्धांत उसने लागू किया। हालांकि अभिप्रेरणा पर स्टडी नहीं कर रहा है, लक्ष्य देखिए एक ही है, इसमें भी लक्ष्य क्या है, उत्पादन, उत्पादन बढ़ाना। वैज्ञानिक प्रबंधन का एक और एकमात्र लक्ष्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए।